क्या आपने कभी ऐसी आवाज़ के बारे में सुना है जो 100-200 साल पुरानी हो, फिर भी आज भी वो किसी किले के दीवारों से टकरा कर लौटती हो? उस रात समीर अकेला नहीं था। कम से कम उसे तो उस वक्त ऐसा नहीं लगा था कि वो अकेला है। ये कहानी है पुणे के दिल में बसे शनिवार वाड़ा की, और उस आवाज़ की जो 200 साल से उस किले की दीवारों को छेदती हुई आ रही है। वह आवाज़ है काका मला वाचवा। इसका मतलब है काका मुझे बचाइए। आखिर किसकी है ये आवाज़ और क्या राज है इस आवाज़ के पीछे, देखते हैं आज की कहानी में। पुणे के बीचों बीच बना हुआ ये किलानुमा महल था जिसका नाम था शनिवार वाड़ा, जो आज भी पुणे के मशहूर जगहों में से एक माना जाता है। ये किला बनवाया था मराठा साम्राज्य के महान सेनानी पहले बाजीराव ने। उन्होंने इस किले को 1732 में बनाया था, अपने लिए, अपने परिवार के लिए। उस समय पूरी भारतवर्ष में पेशवा बाजीराव का नाम गूंजता था। लकड़ी और पत्थर से बना यह महल अपने आप में बहुत शानदार था। उस वक्त इस महल में पानी के फव्वारे लगे हुए थे। यह महल अपनी खूबसूरती के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। 7 मंजिला यह महल, जिसमें उस वक्त नौकर और रहने वाले लोग मिला के हजारों लोग रहते थे, लगभग सैकड़ों लोग रहा करते थे। लेकिन इस महल के बीचों बीच रची जाती थी बड़ी बड़ी साजिशें, जिसने इस महल के वैभव को जलाकर राख कर दिया। और यहाँ बची सिर्फ एक चीख, काका मला वाचवा, चाचा मुझे बचाइए, जो आज भी इस महल में गूंजती है। समीर एक कंटेंट क्रिएटर था। उसका प्लान बहुत सिंपल था, पुणे जाना, शनिवार वाड़ा को देखना, दिन में शूटिंग करना और रात को थोड़ा सा घूमना, थोड़ी सी हिस्ट्री और थोड़ी सी मिस्ट्री। कम से कम उसने तो यही सोचा था। टूर गाइड उसे शनिवार वाड़ा की पूरी जानकारी दे रहा था। वो बता रहा था, ये रहा दिल्ली दरवाज़ा, ये रहा नारायण दरवाज़ा, ये रहा गणेश दरवाज़ा, मस्तानी दरवाज़ा। कई सारे दरवाजे थे इस महल के। ये महल था भी काफ़ी बड़ा। गाइड अपनी रटी हुई तोते जैसी लाइनें बोल रहा था, जिससे समीर थोड़ा सा बोर हो रहा था, लेकिन उसने उसे टोका नहीं। उसकी सारी बातें वो धीरे से सुनता गया। आखिर उसको अपने कंटेंट बनाने के लिए इन सब जानकारी की ज़रूरत तो थी ही, जैसे हर कंटेंट क्रिएटर को रहती है। लेकिन उसकी नज़र एक चीज़ की अटकी हुई थी। दिल्ली दरवाजे की तरफ जाते हुए उसने देखा एक 18-19 साल का लड़का तेज़ी से भाग रहा था। उसके कपड़े पुराने थे और उसके पीछे कुछ लोग दौड़ रहे थे, और वो बच्चा चिल्ला रहा था, काका मला वाचवा। गाइड ने कैजुअली बताया कि यहाँ पे ज़्यादातर ये शो किया जाता है। नारायण राव, जिनका खून इस पाड़े में हुआ था, उनके ऊपर एक सीरियल बन रही थी और इसी की शूटिंग वहाँ पे चल रही थी। यानी समीर ने जो अभी दृश्य देखा था वो सच नहीं था, वो वहाँ शूटिंग चल रही थी। लेकिन बाद में समीर ने देखा कि कई लोग कह रहे थे कि रात को यहाँ आज भी काका वाचवा की आवाज़ें गूंजती है। समीर इन बातों में यकीन नहीं करता था, जैसे अक्सर आजकल के नौजवान नहीं करते। उसे इस बात का अंदाज़ा थोड़ी देर में होने वाला था। गाइड ने इस शनिवार वाड़े की कहानी बताना शुरू की। उसने बताया, पहले बाजीराव जी ने ये महल बनवाया था, उनके बेटे थे दूसरे बाजीराव यानी बालाजी बाजीराव, और उनके 3 बेटे थे, विश्वासराव, माधवराव और नारायण राव। विश्वासराव तो पानीपत की तीसरी लड़ाई में मारे गए। उसके बाद पेशवा बने माधवराव, लेकिन वो भी महज 27 साल की आयु में टीबी से उनकी मौत हो गई। और उसके बाद उनका सबसे छोटा बेटा नारायण राव मराठा साम्राज्य का पेशवा बना। वो पेशवा बनते ही सबसे ज़्यादा ये बात खटकी उसके सगे चाचा यानी पहले बाजीराव के बेटे रघुनाथ राव को, यानी राघोबा दादा को। उन्हें लगता था कि उम्र और पराक्रम में मैं इन बच्चों से बड़ा हूँ, तो पेशवा तो मुझे ही बनना चाहिए। लेकिन नियमों की वजह से उनकी ये इच्छा धरी की धरी रह गई और वो पेशवा नहीं बन पाए, और पेशवा बने नारायण राव, सबसे छोटा बेटा। और ये सबसे छोटा बेटा जब अपने उम्र से बड़े चाचा पर हुक्म चलाने लगा तो उनको और तकलीफ हुई। जलन से वो बहुत ही तिलमिला गए और उन्होंने नारायण राव को
पेशवा की गादी से हटाने की साजिश रची। उन्होंने बुंदेलखंड से आए हुए गार्दी सुमेर सिंह को पेशवा नारायण राव को पकड़ने की सुपारी दे दी। उन्होंने उसे अपने शाही फरमान में लिख के दिया कि नारायण राव न धरा, जिसका मतलब था नारायण राव को पकड़ना। लेकिन कहा जाता है, अक्सर ये दंत कथाएं और लोक कथाओं में हमेशा कहा जाता है कि रघुनाथ राव की पत्नी आनंदीबाई उनसे भी ज़्यादा एम्बिशियस थी। उन्होंने उस शाही फरमान पे जहाँ धरा लिखा हुआ था यानी पकड़ो लिखा हुआ था, वहाँ पे उन्होंने लिख दिया मारा यानी मार डालो। गार्दियों ने यह फरमान सुना, पढ़ा और वो अपनी तलवारें लेके नारायण राव के पीछे चले गए और उन्होंने नारायण राव की हत्या कर दी। लेकिन ये कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं हुई। अब शाम हो रही थी और समीर ने अपना डे टूर पूरा कर लिया था, लेकिन उसे नारायण राव की कहानी बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प लगी। उसने सोचा कि मैं रात को यहाँ पे वापस घूमने आऊँगा। हालांकि गाइड ने उन्हें बताया कि ये जगह ठीक नहीं है, अक्सर यहाँ कई साये दिखाई देते हैं। यहाँ सिर्फ नारायण राव ही नहीं मरे, बल्कि साजिशों की वजह से कई लोगों ने अपनी जान यहाँ गंवाई है। लेकिन समीर इन बातों पर यकीन नहीं करता था। उसने ठान लिया कि मैं रात को यहाँ ज़रूर घूमूंगा। उसके बाद समीर ने अपना कैमरा ऑन तो किया और उसके साथ माइक्रोफोन भी ऑन किया। वो यहाँ सुनाई देने वाली हर आवाज़ को रिकॉर्ड करना चाहता था। वो जानना चाहता था कि नारायण राव सच में हर रात में घूमते हैं कि या सिर्फ यहाँ पे ये सब मिथ है यानी मिथक है। तो उसने हमेशा की तरह अपना कैमरा ऑन किया और वहाँ वो इंतज़ार करने लगा। रात को वहाँ एक लाइट शो हुआ जिसमें शनिवार वाड़ा और भी खूबसूरत दिख रहा था। समीर ने उस लाइट शो का मज़ा उठाया। धीरे धीरे लोग कम हुए और गिने चुने लोग ही वहाँ पे बैठे रहे। हालांकि शनिवार वाड़ा का वो एरिया पूरी तरह से खाली नहीं हुआ था, लेकिन लोग बहुत कम थे। फिर धीरे धीरे समीर के दिल में वो पुरानी बातें जो उसने गाइड से सुनी थी वो घूमने लगी। गाइड ने नारायण राव के खून का बहुत ही विभत्स वर्णन उसके लिए किया था। उसने कहा था नारायण राव तब अभी खाना खा के लेटे हुए थे। दोपहर का वक्त था और गणेश चतुर्थी के दिन थे और उस वक्त वो गार्दी जैसे ही नारायण राव के सामने नंगी तलवार लेके खड़े हुए, वो सिर्फ 17-18 साल का पेशवा डर गया। और विडंबना ये है कि डर के मारे नारायण राव अपने काका के कक्ष की ओर दौड़े। काका के दालन में जाके उन्होंने काका के कमर से लिपट के कहा, काका या गार्द्यांपासून मला वाचवा, यानी इस गार्दियों से मुझे बचाइए, मैं आपका बच्चा हूँ, ये मुझे मारना चाहते हैं। यहाँ तक रघुनाथ राव को लगा कि जो मैंने हुक्म दिया है मार धरने का यानी पकड़ने का, इसी का पालन वो गार्दी कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने उसके कमर पे लिपटे हुए हाथ अपने हाथों से छुड़ाए और उसे गार्दियों को ले जाने लगा। रघुनाथ राव को इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो गार्दी नारायण राव की जान लेने वाले हैं। जान लेना एक अलग बात है, लेकिन गार्दियों ने जो किया वो बहुत ही ज़्यादा भयानक था। उन्होंने तलवारों के कई वार से नारायण राव के टुकड़े टुकड़े कर दिए और बाद में दिल्ली दरवाजे के पास जो एक गुमनाम दरवाज़ा था, जिसे आज नारायण दरवाज़ा कहा जाता है, वहाँ एक बड़े से मिट्टी के बर्तन में उसके शरीर के अवशेष भर के रखे थे। आप सोच सकते हैं इतने शक्तिशाली साम्राज्य का पेशवा जिसे ऐसी मौत मिली। मरते वक्त वो चीखा होगा, चिल्लाया होगा, लेकिन उन गार्दियों ने ज़रा भी दया नहीं की। जब तक ये बात रघुनाथ राव को समझ में आती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गार्दी अपना काम कर चुके थे। उन्होंने नारायण राव के खून से सनी हुए तलवार रघुनाथ राव को दिखाई और उस तलवार के खून से उनका तिलक किया और कहाँ दुश्मन मारा गया। तब जाके रघुनाथ राव को यह समझ आया कि उनसे राजनीतिक तौर पे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता था। नारायण राव अपनी जान खो चुके थे और वो भी इतनी भयानक तरीके से जिसकी कीमत सदियों तक ये इमारत चुकाने वाली थी। वो गाइड जो तोते की तरह रटकर ये सब कहानी बता रहा था, हालांकि ये सब रटी रटाई बातें थी, लेकिन उसके कहने का अंदाज इतना शानदार था कि समीर के सामने ये सब आंखों के सामने जैसे मूवी चल रही हो ऐसे दिखने लगा। इसीलिए उसको थोड़ा सा डर लगा, यानी उसे लग रहा था जैसे ये घटना उसके सामने ही घटी हो। तभी
उसने घड़ी में देखा 12 बज चुके थे। रात का वक्त था और समीर उस वक्त पूरी तरह अकेला था। इक्का दुक्का लोग थे लेकिन वो काफ़ी दूर थे और समीर को तब एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की है यहाँ आके। अचानक उसे एक ठंड महसूस होने लगी। हालांकि वो ठंड के दिन नहीं थे, लेकिन वो जगह बहुत ही अजीब लगने लगी। उसे अपनी सांस लेने में तकलीफ होने लगी। उसके पैर भारी हो गए थे, वो आगे बढ़ नहीं पा रहा था। और तभी उसने जो देखा उससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। सुबह जो उसने शूटिंग देखी थी ये उससे बिल्कुल अलग था। ये अलग ही लोग लग रहे थे और उनके चेहरे पे जो भाव थे वो बिल्कुल सच्चे थे। पूरी तरह से बाल कटे हुए और सिर्फ चोटी वाला एक लड़का, जो उस वक्त के ब्राह्मण लोग पूरा अपना सर मुंडवा के सिर्फ चोटी रखते थे, वैसा एक लड़का धोती पहने और जिसके गले में मोतियों की माला थी, बेतहाशा दौड़ रहा था। काका मलावाचवा। और पीछे बुंदेलखंड की गार्दी, जो बुंदेलखंड की वेशभूषा में थे, उसके पीछे दौड़ रहे थे। और अचानक समीर उनके सामने आ गया और समीर के शरीर से वो लोग आर पार होकर आगे निकल गए। तभी समीर ने समझ लिया कि ये लोग इंसान नहीं हैं, ये कोई आत्माएं हैं, रूहें हैं जो उस हादसे को रोज रात को दोहराती है। उसने जो देखा उससे उसके रोंगटे खड़े हो गए और वो अपने होश खो बैठा। समीर का कैमरा ऑन था लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये सब इतनी जल्दी हो गया था कि समीर इस बात को प्रोसेस ही नहीं कर पाया। उसने सोचा कि अभी मैंने जो दोपहर को शो देखा था वो कितना नाटकीय और झूठा लग रहा था, लेकिन ये सब सच्ची घटनाएं लग रही है। कुत्ते की रोने की आवाज़ें और साथ में वो चीखे काका मलावाचवा। समीर की आंखों में वो नज़ारा बिल्कुल सामने था और उसके कानों में वो चीखें गूंज रही थी। समीर डर के मारे सिहर गया और बाद में बेहोश हो गया। जब सुबह उसे होश आया तो 2 सुरक्षा रक्षक उसे उठा रहे थे और उसके सर पे, उसके चेहरे पे पानी मार रहे थे। समीर ने जैसे तैसे अपना होश संभाला और सुरक्षा रक्षकों ने उसे कोसना शुरू किया। हमने कहा था ना यहाँ रात में मत रुकना, तुमने मेरी बात से ही सुनी। तुमने शायद वो हादसा देख लिया है। कई सारे लोग यहाँ पे आते हैं और ये बेवकूफ़ी करते हैं और उन्हें ये हादसे दिखाई देते हैं और नारायण राव की चीखें कभी भूल नहीं पाते। समीर इस बात को मान गया और उसने अपनी गलती मानी और वहाँ से जल्दी से अपने होटल की तरफ निकल गया। होटल पहुँचने के बाद वो फ्रेश हुआ। हालांकि वो उस जगह से दूर था, लेकिन वो आवाज़ें उसका पीछे कर रही थी। काका मलावाचवा, काका मलावाचवा। नारायण राव की वो चीखें वो कभी भूल नहीं पा रहा था। उसके बाद समीर का क्या हुआ किसी को पता नहीं, लेकिन उसे ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक मिल चुका था। अब ये बात कई लोग कहते हैं कि समीर को हेलुसिनेशन हुआ था। अक्सर हम डरावनी जगहों पे जाते हैं और हमेशा उस जगह की साथ जुड़ी हुई कहानी सुन के हम उस जगह को और उस कहानियों को इमेजिन करते हैं और हमारा दिमाग उन्हें सच मानने लगता है। और जैसे किसी सपने को देखकर हम डर जाते हैं, वैसे ही इन कहानियों की वजह से भी हमें डर लगता है। आपको क्या लगता है? आप शनिवार वाड़ा जाके कभी ये अनुभव करना चाहेंगे? आप जब भी शनिवार वाड़ा जाए उस जगह को, उस नारायण दरवाजे को ज़रूर विज़िट कीजिए जहाँ पे उस नौजवान पेशवा ने सत्ता के संघर्ष में अपनी जान खोई थी। और कहते हैं आज भी रोज़ रात वो अपनी मदद की गुहार लगाता है, काका मलावाचवा। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? कमेंट करके बताइए और ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।